सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 5 पढ़ रहे हैं यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य में आज का अध्ययन बिंदु जो रहेगा वो है मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, अर्थात मंगोलों की पृष्ठभूमि कैसी थी, उनका समाज कैसा था, उनका राजनीतिक इतिहास कैसा था, उसके संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था, यानी मंगोलिया के मूल निवासी थे और विविध जन समुदाय यानी विभिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ पर निवास करते थे। निकाय अर्थात संगठन, ठीक है। निकाय का मतलब होता है संगठन। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। संबंध यानी मेलझोल रखते थे, जुड़ाव रखते थे या जुड़े हुए थे। तो तातार, खितान और मंचूरियन लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों और इनका एक दूसरे से जुड़ाव होने का कारण था भाषागत समानता, अर्थात भाषाई समानता के कारण वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक। मंगोल दोनों प्रकार के व्यवसाय को अपनाते थे, एक तो था पशुपालक और दूसरा था शिकारी संग्राहक। पशुपालक यानी पशु पालते थे और चारण भूमि में चारागाह में लेकर पशुओं को चराने का कार्य करते थे, और दूसरे थे शिकारी संग्राहक। संग्राहक यानी संग्रहण यानी इकट्ठा करना, ठीक है। तो कुछ ऐसे मंगोल थे जो शिकार करते थे पशुओं का, जानवरों का, और उसके बाद शिकार से प्राप्त खाल वगैरह होती थी उसका संग्रहण करते थे, उसको इकट्ठा करते थे और फिर विनिमय के माध्यम से वो अर्थोपार्जन करते थे, अर्थात पैसा कमाते थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। यानी पशुपालन में विभिन्न पशुओं को पाला जाता था, जिसमें घोड़े, भेड़ और ऊँट और बकरी इनका मुख्य व्यवसाय था। इनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ था। यानी ये मध्य एशिया की चारण भूमि अर्थात पशु चारागाह की भूमि या चारागाह भूमि, जहाँ पशु आराम से चर सकते हैं, पशुओं के लिए सुविधा हो। और स्टेपिज है वो घास के मैदान हैं, और इन घास के मैदानों में इन पशुओं को आराम से भोजन की प्राप्ति हो जाती थी, चारा पानी मिल जाता था, इसलिए ये लोग मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में निवास करते थे, यहाँ पर रहते थे। या कह सकते हैं कि ये यहाँ पर मुख्य रूप से पनपे हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। वर्तमान में मंगोलिया क्षेत्र के अंदर है ये सारे जो है प्रदेश है वो, या स्टेपिज क्षेत्र है वो मौजूद है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था। मनोरम यानी मन को भाने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। परिदृश्य यानी जो दिखाई देने वाले भौतिक दृश्य है, अर्थात वहाँ की जो भूमि, वहाँ का जो क्षेत्र है वो हरा भरा और बर्फीला, शुष्क, हर तरह का जो है परिदृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। क्षितिज अत्यंत विस्तृत लहरिया मैदानों से घिरा था, अर्थात वहाँ पर घास के बड़े बड़े और सुंदर मैदान थे। लहरिया यानी डिज़ाइनदार या जो है रंग बिरंगे मैदान कह सकते हैं, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थी। वहाँ अल्ताई पहाड़ था और उसमें बर्फीली चोटियाँ की एक तरफ तो हरे भरे घास के मैदान थे जो अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे, और दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़ की चोटियाँ भी दिखाई देती थी। दक्षिणी भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल भी था, यानी सभी प्रकार का वातावरण वहाँ पर मौजूद था, और वहाँ पे ओनोन और सेलेंगा नामक 2 नदियाँ भी वहाँ पर मुख्य रूप से बहती थी। बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के झरने थे, यानी वातावरण पूरी तरह से सुंदर और मन भावन दिखाई देता था वहाँ पर। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे छोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। तो ये यायावरी समुदाय के लोग इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहते थे। कारण था, एक तो ये पशुपालन करते थे,
तो पशुपालन करते थे तो पशुओं के लिए उन्हें उचित चारा पानी मिल जाता था, घास के मैदान यहाँ पर मौजूद थे। और दूसरा, उनको अपने जीवन यापन के लिए छोटे मोटे शिकार भी उनको अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते। सर्दी गर्मी के ऋतु के अनुसार हम उन्हें जो है शिकार भी उपलब्ध हो जाता था। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। तो ऐसे में वो मौसम के अनुसार है, यहाँ पर ऋतु के अनुसार है, वो यहाँ आते थे। शिकारी संग्राहक लोग जो शिकार करके जो भोजन इकट्ठा करते थे या पशुओं की खाल वगैरह इकट्ठे करते थे, दांत, खाल या अन्य प्रकार के जो भी पशु से जो भी सामग्री मिलती है वो अर्थोपार्जन के लिए। और दूसरा, जो पशुपालक होते थे वो उनके पशुओं के लिए ये भूमि है वो उचित थी और स्वयं के जीवन चलाने के लिए शिकार पानी भी मिल जाता था। तो आवास के लिए ये उत्तर के साइबेरियाई वनों के अंदर भी रहते थे। देखिए, हम देख सकते हैं ये परिदृश्य जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें बताता है कि मंगोलिया का वो क्षेत्र कितना मनोरम, जो कि पिक्चर में इस फोटो के अंदर भी अत्यंत मनोरम है, वो दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में यहाँ का जो है दृश्य वो मनोरम था। हम यहाँ पे क्षितिज को भी देख सकते हैं। क्षितिज अर्थात जहाँ धरती और आकाश है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्षितिज भी यहाँ पे विशालता और प्रकृति भी पूरी तरह से मेहरबान यहाँ पे दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कृषि भूमि का अभाव था। तो वो परिस्थितियाँ हम आगे देखेंगे। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे। जो शिकारी संग्राहक लोग होते थे उन्हें शिकार करके अपना जीवन यापन करना पड़ता था। और ऐसे में जब शिकार मिल जाता तब शिकार जब उनको प्राप्त हो जाता था तब तो उनकी स्थितियाँ ठीक रहती थी, वरना उनके दिन है वो कठिनाई में बीतते थे। वहीं पशुपालक जो लोग होते थे वो उनकी अपेक्षा संपन्न होते थे। उनके पास पशु होते थे तो दुधारू पशुओं से उन्हें दूध प्राप्त हो जाता था, भोजन पानी या उनको खाने पीने के लिए उचित मात्रा में सामग्री मिल जाती थी। और वहीं जो है उनको भार ढोने के लिए या घास के मैदानों में भी उनके पशु उनके लिए सहायक कार्य करते थे। तो जो शिकारी संग्राहक लोग थे और जो पशुपालक जो लोग थे, उन दोनों की तुलना में जो पशुपालक थे उनकी स्थिति ज़्यादा ठीक थी और शिकारी संग्राहक लोग हैं वो गरीब बेचारे हुआ करते थे। ग्रीष्मकाल में पकड़े हुए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जो शिकारी संग्राहक लोग थे, जो संग्राहक यानी शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे या अपना जो है गुजारा करते थे, तो ऐसे में ये शिकार को इकट्ठा करते थे और उसके बाद उनको बेचकर वो अपना जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीविका चलाते थे। इस पूरे क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। अगर हम परिस्थितियों को देखें तो एक तरफ क्या है, जो है बर्फीली चोटियां हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल शुष्क गोभी का मरुस्थल है, तीसरी तरफ जो है हरे भरे लहरिया घास के मैदान है। तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। एक तरफ तो हरे भरे घास के मैदान है तो वहीं दूसरी तरफ है वो जो चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं। तो यहाँ पर तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि भी आती थी। यानी जब शीत का मौसम होता था, शीत ऋतु आती थी तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड, जिसे हम माइनस कह सकते हैं, तो बहुत अधिक ठंड पड़ती थी। और जब गर्मियाँ आती थी तो गर्मियों में भी काफ़ी जो स्थितियां हैं उनकी खराब हो जाती थी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता था। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था। सीमित अवधियां यानी जब भी ग्रीष्म होता था या ग्रीष्म ऋतु होती थी उस दौरान तो वो थोड़ी बहुत कृषि कर सकते थे। लेकिन मंगोलों ने यहाँ पर उचित वातावरण को नहीं देखा था कृषि भूमि हेतु, तो उन्होंने कृषि कार्य को नहीं अपनाया था। यहाँ पे पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मंगोलों ने किस कार्य को नहीं अपनाया था, तो उन्होंने कृषि कार्य को नहीं अपनाया था। और न ही पशुपालकों न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। देखिए, ये वो लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यायावरी थे या यायावरों की तरह है वो घूमते रहते थे। तो यहाँ पे मंगोलों की स्थिति भी ठीक यायावर थे, यानी वो खानाबदोश थे, वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल नहीं थी। वातावरण जरूर सुंदर दिखाई देता है लेकिन जीवन चलाने के लिए वो परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल नहीं थी।
और ऐसी स्थिति में मंगोल भी कहीं पर एक जगह टिक कर नहीं रह पाए, चाहे वो पशुपालक हो चाहे वो शिकारी संग्राहक है। और वहीं यहाँ पर ऋतु परिवर्तन के दौरान भी मौसमी परिवर्तन होते रहते थे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाले होते थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थायी रूप से ये लोग हैं वो बस नहीं पाए, और जब आबादी नहीं हो पाई तो यहाँ पे शहर भी या कोई बड़े नगर भी यहाँ पर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे। ये लोग तंबुओं में, यानी जो है स्थायी नहीं होता था इनका निवास स्थान, तो ये इस प्रकार की झोपड़ियाँ बनाते थे। जर यानी छोटी झोपड़ियाँ और तंबू यानी जो है अस्थायी रूप से डेरा एक तरह से डाल के वो यहाँ पर ऐसे में वो निवास करते थे। तो यहाँ पर वो रहते थे, और फिर जैसे उनके लिए वातावरण अनुकूल नहीं होता था तो यहाँ से वो आगे कहीं और गमन कर लेते थे। वे अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की तरफ चले जाते थे। जब शीतकाल में जब ठंडी शीत का मौसम आता था या बहुत कठोर सर्दी की ऋतु आ जाती थी तो यहाँ से वो दूसरे स्थानों की तरफ और ख़ास तौर से चारण भूमि की तरफ चले जाते थे। चारण भूमि अर्थात जो पशुपालन के लिए उपयुक्त भूमि थी, जहाँ उन्हें घास के मैदान प्राप्त हो जाते थे, उस भूमि की तरफ वो चले जाते थे। तो ये हम मंगोलों की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि उनका जीवन कितना कठिनाइयों से भरा था। नृजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था। नृजातीय से तात्पर्य है कि संजाति व्रत, यानी जो लोग खान पान, भाषा, रहन सहन और इसके साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में देवी देवता पूजा पाठ, तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या उनका रहन सहन, खान पान, भाषा सब एक जैसी थी। तो जिसके कारण उन लोगों ने, इन संबंधों ने, भाषाई संबंधों ने उनको एक दूसरे से जोड़ रखा था मंगोलों को। पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। संसाधन की कमी थी यहाँ पर, और इसके कारण यहाँ पर पितृपक्षीय वंशों में, यानी जिससे बहुत सारे कबीलाई संगठन बने हुए थे, और उस संगठन के आधार पर ही ये समाज है यहाँ पर विभाजित था। और पितृपक्षीय अर्थात पितृसत्तात्मक वंश थे यहाँ पर। जैसे होता है ना, 5 भाई होते हैं, तो 5 भाइयों में बड़ा भाई, छोटा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, 5वां भाई, और उसके बाद उनकी जो संतानें हैं, पहले भाई जो है उसकी संतान को उसके दादा के नाम से या जिससे ये वंश पड़ेगा उसी के नाम से उसकी पहचान बन जाएगी। दूसरे जो बनेगा, दूसरा वंश या दूसरा पक्ष बनेगा, वो दूसरे भाई और उसकी जो है उसकी पहचान उसके आधार पे पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे कबीलाई या पितृपक्षीय वंशों में यहाँ का परिवार, यहाँ का समाज है वो विभाजित था। तो उसी के आधार पे उनकी पहचान बनती थी। धनी परिवार विशाल होते थे। यहाँ पे जो धनी परिवार होते थे, जिनके पास साधन संपन्न होते थे, जहाँ अधिक मात्रा में पशु जिनके पास होते थे, तो वो विशाल होते थे, यानी कुटुंब कबीला उनका फैला हुआ होता था। उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। जो धनी होते थे, यहाँ पर धनी की पहचान यही है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में वो पशुपालन करते थे, पशु अधिक होते थे, और चारण भूमि होती थी, यानी चारागाह भूमि के ऊपर भी उनका नियंत्रण होता था। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे। जो विशाल परिवार होते थे, जिनके पास बहुत अधिक चारण भूमि होती थी, तो उनका प्रभाव होता था उस क्षेत्र के अंदर, और लोग उनका अनुसरण करते थे, उनके साथ है वो मिल जाना चाहते थे। स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा भी होता था, यानी उस आधार पे उनकी पहचान, उनका रुतबा है वहाँ पर होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो भीषण शीत ऋतु हो के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियाँ और अन्य भंडार में रखी गई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में, अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। चूँकि हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर इस मंगोलियाई भूमि में स्टेपिस मैदान तो थे, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ या मौसम अनुकूल नहीं रहता था, और कभी कभी तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक ही भयंकर हो जाती थी, और ख़ास तौर से शीत ऋतु का प्रभाव बढ़ जाता था, या फिर सामग्रियाँ इनकी समाप्त हो जाती थी। कई बार अकाल की स्थितियाँ पैदा हो जाती थी। घास के मैदान हैं कभी कभी ग्रीष्म, अत्यधिक शुष्क ग्रीष्म के कारण सूख जाते थे। तब ये चारागाहों की खोज में ये पशुपालक लोग हैं वो घूमते थे। चारागाह यानी जो चारण भूमि है, जहाँ पशुओं के लिए उन्हें उचित मात्रा में घास वगैरह मिल जाए, भोजन की सामग्री उन्हें मिल जाए, शिकार के लिए उन्हें पशु मिल जाए, तो ऐसे में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। और
ऐसे में इनके जो कबीले होते थे वो कबीले उस घास के मैदानों के लिए, चारण भूमि के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, वहाँ पे अपना जो है अपने आप को स्थापित करने के लिए उन कबीलों में अक्सर संघर्ष होता था, लड़ाई झगड़े भी वहाँ पे आराम से हो जाया करते थे। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। जब अकाल की परिस्थितियां वगैरह होती थी तो वो पशुओं को प्राप्त करने के लिए लूटपाट भी करते थे और प्राय परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता भी कर लेते थे। कभी कभी ये लोग अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शक्तिशाली जो कुल होते थे या शक्तिशाली जो कबीले होते थे, वंश होते थे, उनसे वो मित्रता कर लेते थे ताकि वो अपने आप को सुरक्षित है वो महसूस कर लेते थे, या उनके साथ वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, जिनका प्रभाव होता था समाज के अंदर। और फिर ये शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है परिसंघ, ठीक है। परिसंघ यानी एक संगठन बना लेते थे, निकाय जिसे हम कह सकते हैं। तो संगठन क्यों बनाते थे? ताकि वो संगठन उनकी एक पहचान बना लेते थे और उसके आधार पे वो उस संघ के अंदर निवास करते थे, उस संगठन का सदस्य या हिस्सा बन जाते थे और फिर वो एकता के सूत्र में बंधे रहते थे। तो इस प्रकार के वहाँ पे कई ऐसे परिसंघ है वो बने हुए थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्राय बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। कभी कभी ये संगठन है वो बहुत अधिक जल्दी ही बिखर जाया करते थे क्योंकि आपसी तालमेल नहीं होता था, अभाव होता था तालमेल का तब। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन थे जो काफ़ी लंबे समय तक चले, या उनके अंदर जो है शक्ति को उन्होंने बनाए रखा अपनी एकता और संगठन को उन्होंने मजबूती के साथ बनाए रखा, वरना अन्यथा ये बहुत ही जल्दी ही अल्पकालिक होते थे और जल्दी ही बिखर जाते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। देखिए मंगोलों में जो परिसंघ बनाया था वो चंगेज खान ने बनाया था, जिसने मंगोल साम्राज्य का जिसे संस्थापक माना जाता है। तो उसने मंगोलों और तुर्की लोगों को मिलाया और उनको मिलकर एकजुट संगठन बनाया, परिसंघ बनाया। और उससे पूर्व जो बनाया था वो अट्टिला ने बनाया था। अट्टिला वहाँ का कोई पहले एक दूसरे कबीले का मुखिया था, जो कि 453 ईस्वी द्वारा उसने बनाया था। तो चंगेज खान ने जो बनाया था वो परिसंघ भी काफ़ी लंबा चला था। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थायी रही। अट्टिला जो उनका पहला कोई कबीले का मुखिया रहा होगा, उसने ये परिसंघ बनाया था, लेकिन जो चंगेज खान ने बनाया था वो काफ़ी लंबा चला और उसकी राजनीतिक, या कह सकते हैं कि उसके ऊपर उसका प्रभाव है काफ़ी अधिक था। इसके कारण वो परिसंघ है काफ़ी लंबे समय तक चला या स्थायी रहा। अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। जब चंगेज खान की मृत्यु भी हो गई तब भी उसकी जो व्यवस्था जो चंगेज खान बना के गया था वो व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक भी बनी रही। ये व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। यानी चंगेज खान ने जो परिसंघ बनाया था, जो व्यवस्थित राजनीतिक समूह बनाया था, संगठन बनाया था, वो काफ़ी मजबूती के साथ लंबे समय तक टिका रहा। और इतना अधिक समय तक, यानी इसमें संगठन या इसमें एकता इतनी अधिक थी कि कई बार जो चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के देश के जो विभिन्न संगठन थे, साम्राज्य थे और उनकी विशाल सेनाएं थी, तब भी ये जो परिसंघ था उनकी सेनाओं से, यानी वो आधुनिक तकनीकी वाले थे तब भी। और यहाँ पर अगर यायावर साम्राज्य को देखें तो यहाँ पे कई सुविधाओं का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, लेकिन फिर भी इनके अंदर संगठन इतना अधिक मौजूद था, राजनीतिक व्यवस्था चंगेज खान की इतनी अधिक अच्छी थी कि ये अस्त्र शस्त्रों से लैस जो है विशाल सेनाओं का मुकाबला भी आसानी से करने में सक्षम थे। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन भी किया। मंगोलों ने अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। कि मंगोलों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी कुशल ढंग से चलाया और साथ ही उनके रहने के जो है समाज के अनुभव या रहने के तौर तरीके हैं वो दूसरों की अपेक्षा काफ़ी भिन्न थे।
यद्यपि यायावरी सामाजिक राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। देखिए, मंगोल लोग हैं वो यायावरी थे, और वहीं अगर हम देखें चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के देश है, तो इन दोनों की कृषि अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी भिन्नता थी, इनके राजनीतिक संगठनों में भी काफ़ी भिन्नता थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अनभिज्ञ नहीं थे। दोनों की भले ही अलग अलग अर्थव्यवस्था या राजनीतिक संगठन रहे होंगे, दोनों की अलग अलग परिस्थितियां रही थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की व्यवस्था से अनजान नहीं थे, अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। अब मंगोलों के लिए भी जो है स्थितियाँ ये है कि मंगोल एक दूसरे से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें एक दूसरे के ऊपर जो है आश्रित रहना पड़ता था। वहीं जिसे हम कह सकते हैं आयात और निर्यात, जैसे विदेशों के साथ व्यापार, और ऐसे में अब मंगोलिया के लिए विदेश क्या था? चीन है, ईरान है और मध्य एशिया इसके अलावा पूर्वी यूरोपीय देश है। तो यहाँ पर इनको व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए पड़ोसी राष्ट्रों के साथ है वो अपने संबंधों को मेलजोल वाला बनाना पड़ता था। ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। अब यहाँ पे मंगोल भी जो है अपना व्यापार कर सकते थे वस्तु विनिमय के लिए, और वहीं इन लोगों को भी जो दूसरे राष्ट्र चाहे वो चीन है पड़ोसी, तो उनको भी मंगोलों से फ़ायदा था, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ाव रखते थे। ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर, यहाँ पे मुख्य बिंदु आ रहा देखिए, यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे कि अब यहाँ पर भोजन और संसाधनों का अभाव था यायावरों के लिए। तो ऐसे में चीन के अंदर प्रचुर मात्रा में खेती होती थी, तो यहाँ पर जो खेती से प्राप्त उत्पाद या फसलों से संबंधित जो सामग्री है वो ये चीन से खरीदते थे, और लोहे के उपकरण हैं वो चीन से लाते थे, क्योंकि ये यायावरी क्षेत्रों में रहते थे तो इनको उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती थी। और फिर बदले में ये क्या देते थे? घोड़े, फर यानी जो है पंख कह सकते हैं, जो कि सुंदर पक्षियों के हुआ करते थे, तो फर, और इसके साथ ही फर यानी वो भी होता है जिसमें जो पशु होते हैं उनकी जो खाल होती है, जिसको बहुत लंबे लंबे बालों वाली और फर वाली, जिसमें खरगोश को हम कह सकते हैं, याक ले सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जानवर जो कि जिनकी खालों के अंदर गहरे गहरे लंबे लंबे रोएदार जो है बाल वगैरह होते हैं। तो फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। विनिमय अर्थात बेचना, ठीक है, देना और बदले में दूसरी चीज़ें लेना। तो वस्तु विनिमय उस समय मौजूद था। वस्तु विनिमय के माध्यम से वो व्यापार करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना भी करना पड़ता था। कई बार उन्हें उचित दाम नहीं मिलते थे, यानी उचित सामग्री नहीं मिलती थी, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। कभी कभी यानी हर कोई कमाना चाहता था, हर एक अधिक फायदे के लिए जो है फायदा देखता था, और ऐसी स्थिति में कभी कभी वो आपस में उलझ जाते थे या संघर्ष कर बैठते थे। सैनिक कार्रवाई भी उनके अंदर होती थी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो ये अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। यानी मंगोल लोग हैं वो झुंड में, क्योंकि ये कबीला ही थे, इनके अपने परिसंघ भी बने हुए थे छोटे मोटे, तो ऐसे आधार पे ये व्यापार करते थे। तो इनकी शर्तें बहुत होती थी कि इतना दोगे तो हम इतना देंगे, या इतना करोगे तो इतना हम देंगे, क्योंकि वस्तु विनिमय ज़्यादा होता था। और ऐसे में उनको भी मंगोलों से जो है घोड़े, फर है, या जो शिकार की सामग्री होती थी उनको ज़रूरत होती थी चीनी वासियों को, तो बदले में जब ये शर्त रखते थे, तो ऐसे में कभी कभी फिर संघर्ष की स्थिति है वो मौजूदा हालात को बिगाड़ देती थी। और कभी कभी
ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट भी करने लग जाते थे। मंगोल चूंकि यायावरी थे और सूखे और भूखे प्रदेश के लोग थे, खाना बदोश थे, तो ऐसे में कभी कभी अधिक फायदे के लिए ये जब इनके संबंध आपस में बिगड़ जाते थे तो फिर ये मारा मारी पर उतर आते थे और लूटपाट करके उनको जो है नुकसान पहुंचाते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। कभी कभी जब इनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, ये आपस में ही लड़ बैठते थे। तो जब दो लोग आपस में लड़ते हैं जिनके संबंध अच्छे होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तीसरा फायदा उठा लेता है। तो यहाँ पर भी जब मंगोलों के जीवन में इस तरह के बदलाव आते थे, ये आपस में अस्त व्यस्त हो जाते थे, लड़ जाते थे, कबीले टकराव होता था, इनमें भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी, तब चीनी लोग जो है अपना फ़ायदा इन लोगों से उठाते थे और बड़े आत्मविश्वास से इनके ऊपर अपने प्रभाव का प्रयोग है वो करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमज़ोर पड़ने लगे। यहाँ पे कई बार ये आपस में जब लड़ते थे तो कई बार ये जो संगठन है ये कमज़ोर पड़ते थे जब ये ज़्यादा आपस में संघर्ष करने लग जाते थे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। मंगोलों ने चीनी नगरों को, कई इलाकों को लूट भी लेते थे और चीन के अंदर मुख्य रूप से कृषि भूमि थी तो कृषि को भी ये अव्यवस्थित कर देते थे, अचानक धावे बोलकर, हमले बोलकर, जिससे इनका समाज है चीनी समाज और ये सब दोनों ही एक दूसरे से कटअप होने लगे थे या एक दूसरे को शत्रुता की दृष्टि से देखने लगे थे। दूसरी ओर यायावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे कि ये जो खानाबदोश या मंगोल जो लोग थे ये इन कृषि क्षेत्रों के अंदर जो क्या करते थे, धावा बोल देते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे और फायदा लेकर फिर दूसरी तरफ भाग जाते थे, जिनसे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। यानी चीनी लोग तो आपस में ही कई बार ये अपने मामले सुलझाने में कमज़ोर पड़ जाते थे और वहीं यायावर लोग हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में लूट मचा जाते थे और जिसके कारण यायावर लोगों को या इन मंगोल लोगों को तो कम हानि होती थी और जो बेचारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र जिनका होता था और यहाँ नगरों में जिनके पास सुविधा संपन्न होते थे तो उनके धन माल को लूट जाते थे तो इनको हानि ज़्यादा हो जाती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति भी पहुंची। ये मंगोल है वो लूटपाट प्रवृत्ति के लोग थे, तो ऐसे में वो अक्सर धावे बोलते थे, आक्रमण करते थे, संघर्ष करते थे और इससे चीन के लोगों को इनसे बहुत अधिक क्षति या हानि पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। किलेबंदी यानी लंबी दीवारें बनाना शुरू कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाना प्रारंभ कर दिया। घेरा बनाना चारों तरफ, जैसे बड़ा सा घेरा बनाना जिसमें सुरक्षा घेरा कह सकते हैं हम। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया जाने लगा कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जो है ये किलेबंदियां हैं वो मजबूती के साथ है वो बनने लगी थी और इसका उपयोग या इसका मुख्य उद्देश्य होता था रक्षात्मक उद्देश्य के हिसाब से, यानी शत्रुओं से रक्षा करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। और इसी के चलते महान चीन की दीवार के रूप में ये तरीका भी अपनाया गया कि मंगोलों से बचने के लिए चीन की महान दीवार, जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, ठीक है, 7 आश्चर्य जो है उसमें चीन की दीवार का नाम भी आता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यायावरों द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपते अस्थिरता और भय का ये प्रभावशाली चाक्षुष साक्ष्य है कि ऐसे में इन समाजों ने, कृषक समाजों ने यायावर लोगों के द्वारा हुए हमलों से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक प्रभावशाली कदम उठाया था, वो है अपना सुरक्षात्मक कदम। और इसके चलते यहाँ के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण भी करवाया, जो हम पिक्चर में इस फोटो के जरिए देख सकते हैं कि देखिए बाहर ऊपर का वातावरण है वो दिख रहा है, बहुत ही अत्यंत सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है, हरे भरे जो है पहाड़ है और साथ में ये मंगोलों से सुरक्षा के लिए इन्होंने विशाल चीन की दीवार का निर्माण है वो करवाया। ये चीन की दीवार हम अपन देख सकते हैं, देखिए ये काफ़ी ऊंचाई तक जा रही है और इस प्रकार से इस दीवार के माध्यम से चीन ने मंगोलों से अपने आप को सुरक्षित किया है। और वहीं अगर चीन के शासकों ने
अपने शत्रुओं से बचाव के लिए भी ये महान कार्य है वो किया होगा, और इस प्रकार से विश्व के 7 आश्चर्यों में इस चीन की दीवार का नाम आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समझा मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, अर्थात उनका समाज कैसा था और राजनीतिक संगठन कैसे थे। तो हमने समझा कि मंगोल दो प्रकार की परिस्थितियाँ थी मंगोलों की, कि 2 प्रकार के लोग यहाँ थे, एक तो शिकारी संग्राहक लोग और एक पशुपालक लोग, ठीक है। और ये यायावर थे, खानाबदोश थे, लेकिन ये भाषाई या नृजातीय समूहों के आधार पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे। और वहीं राजनीतिक संगठन में देखें तो ऐसे छोटे छोटे कबीलाई या वंशों के रूप में ये बटे हुए थे। और वहीं चंगेज़ खान और अट्टिला नामक 2 ऐसे बड़े शासक आए जिन्होंने इस संगठन को मजबूती दी और परिसंघों का निर्माण बनाया। हालांकि ये परिसंघ है वो अल्पकालिक होते थे, टूट जाते थे ये संगठन, लेकिन चंगेज़ खान के द्वारा जो बनाया गया परिसंघ था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। तो यही थी मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। धन्यवाद।